अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ हूं नबीला सिंधु और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजा रूमी साहब। आज आपके लिए एक खास मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना मोहम्मद हाफिज ताहिर अशरफी साहब। इनके तजिए से भी आप मुस्तफीद होंगे। हमसे राब्ते की तफसीलात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राब्ते में रहिएगा हमसे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। दोनों मेहमानों को मैं आज के प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद कहूंगी और बात हम शुरू करेंगे तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से। पिछले कितने दिनों से हमारे प्रोग्राम का रूमी साहब यही गुफ्तगू है। आज हम आपके तजिए से भी मुस्तफीद होंगे। बात करेंगे तालिबान मुज़ाकरात की कि ये आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज एक बहुत अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। एक बहुत मोड़ खाया है, पलटा खाया है तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से। किस तरीके से कि आपने देखा ही होगा कि सुबह से हम इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में ब्लास्ट हुआ है और उसकी जिम्मेदारी भी अब तालिबान कबूल कर चुके हैं। मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यही बात तो कही जा रही थी कि आप जंगबंदी करें, सीज फायर करें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम, अवाम, सियासी पार्टियों, मीडिया को अमन के बहुत सारे हमारे हाफिज साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अमन के प्रचार करते रहे। आप देख रहे, नाज़रीन भी देख रहे होंगे इनको। तो सवाल ये है कि इन हालात में मुज़ाकरात कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे? हाफिज साहब आप इसमें बताएं ना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा रूमी साहब, हम तो अमन की जो भी कोशिश होगी उसकी पूरी कौम को हिमायत कौम चाहती है। हाँ। इतना खून हमारे इधर बह गया है यार जी। 53,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन आज जो वाकया हुआ ये बड़ा दचका है उन लोगों के लिए भी जो बड़े पुरुम्मीद थे। मेरी आज बात हुई है दोनों कमेटियों के मेंबरान से भी, जिम्मेदारों से भी, और वो इस वाकये ने मायूस किया उन्हें। जी, तो मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि मुझे एक आपकी इजाजत से हाफिज साहब कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने कल कहा कि जी इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है और ये आगे चलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती। चलिए, तालिबान तो जो करते हैं सो करते हैं, उनकी तो अपनी तरीकाकार है, हम उस पर बात करते हैं कि ये है कौन। लेकिन कम अज कम हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम नवाज शरीफ जो इस मुल्क के इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं, वो कम अज कम ये तो देखे ना कि लोग मारे जा रहे हैं। पेशावर में धमाके हो रहे हैं, कराची में पुलिस वाले मर गए हैं। और ये कब तक ये मुज़ाकरात की ये जो है ये जो अवाम को एक आप लोगों ने वक्त दिखाया हुआ है कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं, अमन आ जाएगा उन्हें। नहीं, मेरा ख्याल है रजा रूमी साहब, ये तो किसी ने नहीं कहा कि जी मुज़ाकरात 100% कामयाब हो जाएंगे। देखिए, एक कमेटी यहां से गई, हमें तवक्को नहीं थी कि वो कमेटी कामयाब होगी, लेकिन वो बड़ा मुस्बत पैगाम लेकर आई, तो एक उम्मीद बन गई। लेकिन फिर उसके साथ साथ धमाके शुरू हो गए। और ये तालिबान ने कहा था कि हमारे कुछ जो है ग्रुप जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उसका टाइम मुतय्यन होना चाहिए था। टाइम मुतय्यन होना चाहिए था। लेकिन आज जो हुआ है ये तो खुद तारीख तालिबान पाकिस्तान ने कबूल किया है। अच्छा, इस पे से रुक जाए। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि कल तक तालिबान ये कह रहे थे कि हम सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। दोनों जानिब से ये बात सामने आ रही थी कि सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन आज ये ब्लास्ट जो हुआ है वो तो सीज फायर को उसने सबोताश कर दिया। लेकिन उन्होंने ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आप जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से जब आप खुद ही सीज फायर पर मुत्तफिक नहीं है तो आप अपने बाकी ग्रुप्स को कंट्रोल कैसे करेंगे? लेकिन ये उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि हमने सीज फायर कर दिया है। इत्तेफाक हो रहा था। ये जो वो पैगाम लाए हैं, उनका खत लाए हैं, तालिबानी कमेटी उन्होंने दे दिया है, अब उसका खत का जवाब आएगा। लेकिन 2 रोज से मैं जो रूमी साहब देख रहा था कि खालिद उमर जो है, जिसे खालिद खरासानी कहते हैं, उमर खालिद, वो बार रोज उनके टिकर चल रहे थे कि जी हमारे साथियों को पेशावर में पुलिस मुकाबलों में मार के फेंका जा रहा है। तो मैंने उस वक्त भी ट्वीट भी कहा था कि ये हालात जो हैं वो मुझे नहीं लग रहे कि ये मुस्बत सिमत में आगे बढ़े। हाफिज साहब, आपने जिक्र किया ग्रुपों का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कहता है 40 है, कोई कहता है 50 ग्रुप हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा है। ये आखिर मामला क्या है? ये कितने ग्रुप हैं? ये कौन से ग्रुप हैं? कभी कोई निकल के धमाका करता है, वो टीटीपी कहती है हमने नहीं किया, उन्होंने किया है, वो हमारे साथ नहीं है, वो कहते हैं हम उनके साथ हैं। पिक्चर्स आ जाती हैं अखबारात के फ्रंट पेजेस पे। जरा इसमें रोशनी डालें। देखिए रूमी साहब, एक है कि रोज नया बच्चा पैदा होना, उसका तो पता नहीं, जब मर्जी पैदा हो जाए। लेकिन जो अब तक तफसीलात है वो हैं कि ये 37 ग्रुप हैं। अच्छा। और इनमें अलकायदा भी है, उज़्बेक ताजिक भी हैं, अरब भी हैं जी। और अब हमारे लिए जो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं उनमें ये जो कुन्नड़ और नूरिस्तान के मुल्हिका आपके बॉर्डर हैं अफगानिस्तान के साथ, वहां पर जो कैंप बन रहे हैं, वहां जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तानी भी हैं,
अरब भी हैं, मिस्री भी हैं, उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, और वो एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद तरीके से वहां पर जो है उनकी नशोनुमा हो रही है। और खुद अफगान तालिबान इस पर परेशान हैं कि ये हमारे इलाकों में ये कैंप बन रहे हैं और इनके पास कहां से अल्लाह का फजल उतर रहा है, ये उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना, देखें ये हमारी सरकारी लाइन भी है और किसी हद तक उसमें बहुत सच्चाई भी है कि अफगान इंटेलिजेंस जो है वो इन ग्रुप्स की नूरिस्तान में और कुनड़ में मदद कर रही है, क्योंकि उनको ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में अफगान तालिबान को पनाह दे रखी है, वो यहां से जाकर अपना हमला करते हैं, तो वो जवाबी काम करें। आप इस थ्योरी से मैं ये समझता हूं कि रजा रूमी साहब, अगर तो हमने हमेशा के लिए अमन लेना है जी, तो हमें ये पॉलिसी बनानी होगी, ना हमारे घर से कोई पत्थर मारे और ना हमारे घर में कोई पत्थर मारे। पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे और आगे पॉलिसी किसकी ज्यादा बेहतर है इस बारे में भी बात करेंगे। हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है एक लाइव कॉलर ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहबाज, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? शहबाज साहब जा चुके हैं, मेरे ख्याल में वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, मैं मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि अगर हम देखें तो तालिबान जो पॉलिसी अपनाए हुए हैं, उनकी पॉलिसी हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज्यादा मजबूत दिख रही है, लगता है कि ऐसा ही है? बिल्कुल, देखिए आपने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उसमें कोई आपको सियासी महासवाए रुस्तम शाह साहब के, वो भी आपने एक इसलिए लिया, लेकिन तालिबान ने जो अपनी कमेटी दी उसमें आप देखें कि जितने लोग पाकिस्तान में मुज़ाकरात के हामी थे या आप कह लें प्रो तालिबान थे, उन्होंने उन सबका नाम दिया उसमें, और उनको एक फ्रंट के तौर पर, एक सियासी महाज के तौर पर वो सामने ले आए कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम हो तो वो जो एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा था मुल्क के अंदर, जो बन्नू बम धमाके के बाद और पिंडी बम धमाके के बाद, और ये हो रहा था कि नहीं भी ऑपरेशन की तरफ जाना है, वो उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से उसको ऐसे तब्दील कर दिया। और आज अगर आप ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये जो मुज़ाकरात के हामी ग्रुप है, ये कहेंगे जी अभी तो शुरू ही हुआ है, आपने पहले बंदे मारे थे, फिर उन्होंने मारे हैं, तो ये एक नए बहरान में हम पड़े रहेंगे कि किसने पहले मारे, किसने बाद में मारे, लेकिन कौम के बच्चे मरते रहेंगे। असल तो ये है रूमी साहब, ये कौम के बच्चे या आपके मेरे बहन भाई मरना कब बंद होंगे? तो मुझे ये बताए ना, बिल्कुल आपका भी सवाल ये है, मेरा भी सवाल ये है, नबीला का भी है, और जो हमें नाजरीन देख रहे हैं उनका भी यही सवाल है कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी मारपीट का ये सिलसिला कब बंद होगा? अब आप मुझे ये बताएं, देखिए हाफिज साहब, मसला ये है कि आपके वो बहुत सारे जानने वाले हैं इन ग्रुपों में, आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास इत्तलात है, ये वजह क्या है कि आखिर बच्चों को, औरतों को बाजारों में निहत्ते सिविलियंस को मारना कौन सा जिहाद है? देखिए रजा रूमी साहब, बात यह है कि हमने गलती की है जिस वक्त पाकिस्तान की जिहादी तारीखों में तकफीरी नहीं थे। आज मैं आपसे बताऊं, 2000 के बाद जब हमने पाबंदी लगाई तंजीमों पर, तो चाहिए ये था कि हम कोई रास्ता निकालते। उस वक्त तो एक तंजीम के पास कई सौ खुदकश से बैठे हुए, सही, आपने लीडरशिप को पकड़ के बंद कर दिया, और उन गरीबों के पास अब कोई ना रोजगार का, चूंकि 12-12 हजार एक जमात के मुझे इल्म है कि जो थे रोजगार पर थे, यानी उनके आप कह लें तनख्वाहदार थे, दफातर का निजाम था, पूरे मुल्क के अंदर एक नेटवर्क था। अब लीडर आप उनको मिल नहीं रहा, राब्ता उनका कोई है नहीं, तो वो जाके उन कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल होना शुरू हुए जिन्हें हम तकफीरी कहते हैं, या जिन्हें हम कह लें कि अरब थे, ताजिक थे, उज़्बेक थे। उन्होंने उनका माइंड चेंज किया, उस पर मेहनत की एक नजरियाती तौर पे, जबकि रियासत ने भी, उलमा ने भी, मजहबी तबके ने भी उसका जवाब नहीं दिया। अपनी कोई हिकमत अमली भी नहीं, इस बारे में भी मजीद बात करेंगे। कराची से लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करेंगे। गुलाम हुसैन, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ दो लफ्ज पूछना चाहता हूँ। एक तो वो अपने मौलाना साहब बैठे हैं और रूमी साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं जो उनकी लाइन कट गई। अच्छा हाफिज साहब, तो आपने तकफीरी जो सोच है उसका जिक्र किया, आप मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर एक और जो हमारे यहाँ ख्याल है और आम पॉपुलर परसेप्शन बनता जा रहा है कि देवबंदी नजरिया जो है वो भी दहशतगर्दी का सोर्स है।
نہیں، میرا خیال ہے رضا رومی صاحب ایسا نہیں ہے. اچھا، دیکھیے دیوبندی نظریہ اگر آپ دیکھتے ہیں، ہم تو مولانا عبید اللہ سندھی کے ماننے والے ہیں. جی، ہم تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ماننے والے ہیں. اگر دیوبندی مکتبہ جی، ہماری یہ تو خانقاہیں پرانے دیکھیں نا، آپ دیکھیں ہماری خانقاہیں آج لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، اور بالخصوص آپ جیسے جو ماڈریٹ لبرل ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ہاں خانقاہی سسٹم کتنا مضبوط ہے. یعنی آپ جائیے جا کے دیکھیے، دین پور شریف ہے، امروڈ شریف، یہ ساری خانقاہیں جو ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے جہاد ٹوٹلی دیوبندی نوجوانوں پر تھا. بڑے آخر میں جا کے یہاں سے کچھ اہل حدیث لوگ شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد ملا عمر کی حکومت ساری کی ساری دیوبندیوں کی تھی. وہاں تو کوئی یا ہزارہ تھے یا اکثریت دیوبندیوں کی وہاں ہے. تو سمجھا یہ گیا. پھر کشمیر کے جہاد میں بھی اگر آپ دیکھیں جتنی تنظیمیں ہیں تو اکثریتی تنظیمیں دیوبندیوں سے ہیں. تو لگا ایسے دیوبندی نوجوان کو افغانستان کی ملا عمر کی حکومت کے بعد کہ جیسے اس کی حکومت گرا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر کوئی رستہ نہیں نکلا. رستہ جو نکالنا تھا وہ رستہ نہیں نکالا گیا اس نوجوان کو سمجھانے کا. اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، زیادہ بات کریں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری. ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.